हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने हमारा 5वां अध्याय प्रारंभ कर दिया था। आज हम इस अध्याय के भाग 3 को करने जा रहे हैं। तो हमारा 5वां अध्याय था जन संघर्ष और आंदोलन, और इसका तीसरा भाग है दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव। तो करते हैं 5 अध्याय का भाग 3। पिछले भागों में हमने देखा कि लोकतंत्र में कई प्रकार के संगठन बनते हैं जो कि उस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्य करते हैं या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। इन्हीं के उदाहरण के रूप में हमने नेपाल के लोकतंत्र की बात की थी, जहां पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए कई प्रकार से जनता जो है लामबंद होती है और उस राजशाही के खिलाफ, जो कि अपनी तानाशाही कर रही थी और लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास कर रही थी, उसको भी जो है वह उसके खिलाफ खड़ी होकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करवाती हैं। इसी तरीके से हमने बोलीविया, लैटिन अमेरिकी देश की बात भी की थी, जहां पर लोकतांत्रिक सरकार जो है कुछ मनमाने फैसले ले लेती है जो कि जनता के हित में नहीं होते, और उसी के खिलाफ जनता लामबंद होती है और वह निजीकरण यानी पानी के निजीकरण के खिलाफ सरकार के सामने खड़ी हो जाती है और संघर्ष करती है, आंदोलन करती है, और अंत में सरकार को हार माननी पड़ती है और पानी के निजीकरण को समाप्त करना पड़ता है। इन्हीं के द्वारा हमने देखा कि किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से कोई भी संगठन जो है राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी राजनीतिक फैसलों को प्रभावित किया जा सकता है। जब हमने बात की कि राजनीतिक फैसलों को प्रत्यक्ष रूप से कौन प्रभावित कर सकता है, तो हमने कहा था उदाहरण के रूप में राजनीतिक दल जो होते हैं वह चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उम्मीदवार खड़े करते हैं और उसके पश्चात में यदि नतीजा उनके पक्ष में होता है तो सरकार बनाते हैं, और इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी लेकर के वह राजनीतिक फैसलों को बनाने का काम करते हैं, राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करने का कार्य भी करते हैं। इसी तरीके से हमने देखा अप्रत्यक्ष रूप से भी राजनीतिक फैसलों को जो है प्रभावित किया जा सकता है, और इसके उदाहरण के रूप में हमने बात की थी हित समूहों की या दबाव समूहों की, जो कि 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक वर्ग विशेष के हित समूह और एक सामान्य जन के हित समूह। वर्ग विशेष के हित समूहों में हमने बात की थी किसी एक वर्ग से जुड़े हुए लोगों की मांगों को सरकार तक पहुंचाना, और यही वर्ग विशेष के हित समूह या दबाव समूह कहलाते हैं, जिसमें कि हमने व्यावसायिक समूहों का उदाहरण लिया था, हमने मजदूर संघों के हित समूह का उदाहरण भी लिया था। इसी तरीके से हम किसानों के हित समूह की बात भी कर सकते हैं, यह वर्ग विशेष के हितों से जुड़े हुए दबाव समूह थे। इसी तरीके से कुछ हित समूह ऐसे होते हैं जो कि सभी के लिए कार्य करना पसंद करते हैं, पूरी जनता के कल्याण के लिए, पूरी जनता के कल्याण के उद्देश्य के लिए वह बनाए जाते हैं, और इस प्रकार से समस्त जनता के कल्याण की भागीदारी के माध्यम से वह सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमने दबाव समूहों की बात भी की थी, जो कि लोकतंत्र में एक अहम भूमिका निभाते हैं राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करने में, जिसके माध्यम से लोकतंत्र और भी मजबूत होता है। उसके पश्चात आज हम बात करेंगे आंदोलन और आंदोलनकारी समूहों के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि इनका किस प्रकार से लोकतंत्र में जो है भूमिका रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं आंदोलन की, तो हम कहेंगे हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हम यह जानते हैं कि लोकतंत्र में रहते हुए हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी समझने लगे हैं, और इसमें हम कहते हैं कि जब सरकार जनता के हित में फैसले नहीं लेती तो उस कारण जनता जो है एक साथ होकर के, एकजुट होकर के, लामबंद होकर के सरकार के खिलाफ खड़ी हो सकती है, और ऐसे ही आंदोलन किए जाते हैं, और आंदोलनों के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत भी बनाया जाता है, और सरकार को यह याद दिलाया जाता है कि आपको हमने इस कारण चुना है कि आप सत्ता में आकर के हमारे हितों के लिए नीतियों का निर्माण करें। तो इस प्रकार से लोकतंत्र को मजबूत बनाने में आंदोलन की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जनसंघर्षों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि हम भारत में भी इसके उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात कर सकते हैं, जो प्रारंभ में केवल और केवल सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध किस प्रकार से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है,
इस एक उद्देश्य को लेकर के आंदोलन चलाया गया था। लेकिन बाद में जाकर के इस आंदोलन के उद्देश्य बहुत व्यापक हो गए और पर्यावरण को बचाने के लिए और विकास के मॉडल पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात पर यह आंदोलन व्यापक होता चला गया। और इस प्रकार से यह आंदोलन जो है वह विकास के मॉडल जो कि सरकार अपना रही है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाकर जनता को जागरूक करने का कार्य भी करने लगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकतंत्र में यह आंदोलन जो होते हैं उसके माध्यम से सरकार की जो भी नीतियां होती हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगा करके सरकार को और भी ज़्यादा सूझबूझ से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं आंदोलन लोकतंत्र में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, जनता का कल्याण सर्वोपरि होता है और जनता के बीच से ही नेता निकल करके सत्ता में जाते हैं। तो इस प्रकार से जनता ही उन नेताओं को चुनती है जो कि सत्ता में आते हैं, सरकार बनाते हैं। तो जनता इसमें सर्वोच्च होती है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, यहाँ जनता के बीच से ही जनता के द्वारा चुने गए लोगों के हाथों में शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब इन चुने हुए लोगों के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं होता तो एक जनाक्रोश जन्म लेता है। यानी कि हम सभी अपने मत का प्रयोग करते हुए सरकार बनाते हैं, नेताओं को चुनाव में वोट दे करके उन्हें जब जिता देते हैं तो वह सत्ता में आते हैं और जब सत्ता में आकर के वह जनता के कल्याण के लिए नीतियां नहीं बनाते हैं, वह कुछ ऐसी नीतियां बनाते हैं जिनसे कि आम जनता को फ़ायदा न पहुंच करके नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस स्थिति में लोकतंत्र में जनाक्रोश पैदा हो जाता है। इस स्थिति में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जनता जो है वह सरकार के खिलाफ उठ खड़ी होती है। इसे ही हम आंदोलन भी कह सकते हैं। समाज और शासन में परिवर्तन लाने के लिए जन आंदोलन की राजनीति एक स्वस्थ प्रथा है। यानी कि यदि समाज में हमें परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, सकारात्मक रूप से हमें कई सारे जो प्रक्रियाएं हैं उनको अपनाना है, चाहे वह समाज की बात हो चाहे वह शासन की बात हो। और उस स्थिति में जनता यदि अपना आंदोलन करती है तो यह एक स्वस्थ प्रथा है। और ऐसा इसलिए है कि जनता यदि आंदोलन करेगी तो सरकार को मजबूर होकर के जनता के कल्याण के लिए नीतियों का निर्माण करना ही होगा, अन्यथा वह अगले चुनावों में हार जाएगी और सत्ता से हाथ धो बैठेगी। इस कारण आंदोलन के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत बनाया जाता है। सरकार को यह याद दिलाते रहना चाहिए कि आप किस प्रकार से क्यों जो है सत्ता में गए हैं और सत्ता में रहकर के आपकी मुख्य कर्तव्य क्या होगा। जन आंदोलनों में निहित शक्ति बड़े से बड़े शासन व्यवस्था को हिलाने का सामर्थ्य रखती है। तो हम कह सकते हैं जब जन आंदोलन होते हैं, जब जनता एकजुट होती है, लामबंद होती है और सरकार की किसी नीति के खिलाफ या सरकार को कोई नया कार्य करने के लिए वह दबाव बनाती है, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि शासन व्यवस्था जो है पूरी तरीके से हिल भी सकती है। यदि आपने जनता की बात को नहीं सुना, यदि आपने जनता के हितों को, जनता की मांगों को ध्यान में नहीं रखा तो आप जो है सत्ता से हाथ भी धो सकते हैं। इस जनाक्रोश का एकत्रित होकर अपना विरोध प्रदर्शन करना जन आंदोलन कहलाता है। तो जब यह जनाक्रोश एकत्रित हो जाता है और अपना विरोध प्रदर्शन करता है और उसे ही हम जन आंदोलन कहते हैं, जनता का आंदोलन कहते हैं। तो जन आक्रोश, जनता का गुस्सा जो है वह संगठित रूप से हमें जब देखने को मिलता है, जब जनता विरोध करती है, जब जनता सड़कों पर आकर प्रदर्शन करती है, तो यह जन आक्रोश जन आंदोलन बन जाता है। जन आंदोलन एक सामूहिक संघर्ष है, यानी कि पूरे समूह के द्वारा, ना कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई व्यक्तिगत क्रिया होती है, बल्कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जो होते हैं वह शामिल होते हैं। वह सभी संघर्ष करते हैं जो एक उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, वह एक उद्देश्य की प्राप्ति से प्रेरित होते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में जन आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एक मजबूत लोकतंत्र किस प्रकार से बनता है, तो हम कहेंगे किसी भी मजबूत लोकतंत्र में जनता जो है संघर्ष करेगी, जनता जो है अपना आक्रोश दिखाएगी, जनता जो है मांगे रखेगी और जनता जो है आंदोलन भी करेगी, तभी वह एक मजबूत लोकतंत्र का परिचय दिया जा सकता है। तो हम कहेंगे किसी भी देश में यदि मजबूत लोकतंत्र है तो उस देश में जन आंदोलन भी होते ही होंगे, क्योंकि जनता को यह शक्ति दी जाती है, जनता के पास में वहाँ पर शक्ति होती है कि वह सत्ता में बैठे,
नेताओं या सरकार के ऐसे जो भी नियम हैं, जो भी उनके द्वारा कोई कानून बनाए गए हैं या फिर ऐसे फैसले लिए गए हैं जो कि जनता के हित में नहीं है, तो जनता वहाँ पर आंदोलन कर सकती है और यही मजबूत लोकतंत्र का परिचायक भी होता है। अब हम देखते हैं आंदोलनकारी समूह क्या है। तो दबाव समूह, जो कि हमने पिछले भाग में पढ़ा था, तो हम कहते हैं दबाव समूह में कुछ लोग अपने हितों को लेकर के सरकार के समक्ष जाते हैं, जिनका कि अपना एक संगठन होता है, उनसे जुड़ी हुई कुछ उनकी मांगे होती हैं। तो दबाव समूह के तरह ही आंदोलनकारी समूह में भी कई तरह के समूह शामिल होते हैं। तो हम कहेंगे दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह होते हैं और आंदोलनकारी समूह के उद्देश्य और हमें यदि कार्य पद्धति को पूछते हैं तो हम कहेंगे इनके उद्देश्य भी स्पष्ट होते हैं, लेकिन उतने स्पष्ट नहीं होते जितने कि दबाव समूहों के होते हैं। तो किस प्रकार के आंदोलनकारियों समूह के कार्य पद्धति होती है और उनके उद्देश्य कैसे होते हैं। तो अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं, यानी इनका अपना कोई एक लक्ष्य होता है, कोई इनका एक अपना जो होता है खास मुद्दा होता है जिस पर कि यह केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन मुख्य रूप से किए जाते हैं। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं, यानी कि यह जो आंदोलन किए जाते हैं यह किसी एक सीमित समय सीमा में समाप्त भी हो जाते हैं और साथ ही साथ यह किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए भी किए जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आंदोलनकारी समूह के उद्देश्य क्या होते हैं और इनकी कार्य पद्धति या कार्यशैली क्या होती है। किसी उद्देश्य को पाने के लिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए यह किए जाते हैं। कुछ आंदोलन ज़्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं, यानी कि कुछ आंदोलन तो किसी खास मुद्दे को लेकर के किए जाते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन कुछ आंदोलन ऐसे भी होते हैं जो कि सार्वभौम प्रकृति के होते हैं, जिनके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं और साथ ही एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समयावधि में हासिल करना चाहते हैं। यानी कि ये जो दूसरे प्रकार के आंदोलन हैं इनका एक लक्ष्य नहीं होता, बहुत सारे लक्ष्य होते हैं और बहुत सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक लंबे समय तक यह चलते रहते हैं और इनके उद्देश्य भी सीमित नहीं होते हैं, बहुत सारे इनके उद्देश्य होते हैं। इनकी प्रकृति सार्वभौम होती है, तो बहुत बड़ी समयावधि में यह हासिल इनके उद्देश्य करना चाहते हैं। जैसे कि हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था, यानी वहाँ पर एक प्रमुख उद्देश्य क्या था, राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। तो हमने बात की थी राजा ज्ञानेंद्र की, किस प्रकार से वहाँ पर राजा ज्ञानेंद्र ने सरकार को अपदस्थ कर दिया था जो कि लोकतांत्रिक सरकार थी और उसके पश्चात में वह तानाशाही को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। तो उनका यानी नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। तो यह अपना एक विशिष्ट उद्देश्य था और इस कारण वहां पर आंदोलन हुआ था। भारत में भी हम देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलन का ही उदाहरण है जिसका उद्देश्य था बांध को बनने से रोकना और नर्मदा नदी पर बनाए गए बांध जो कि सरदार सरोवर बांध था के कारण लोग विस्थापित हुए थे। यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो हम कहेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य उस समय पर यही था कि किस प्रकार से सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है और उसके माध्यम से बहुत सारे लोग जो हैं विस्थापित हो रहे हैं, अपने स्थानों को उन्हें छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर क्या बनाया जाएगा, वहाँ पर बांध बनाया जाएगा जिसका नाम था सरदार सरोवर बांध और इस कारण पर्यावरण को भी हानि हो रही थी। लेकिन यह दूरगामी उद्देश्य के रूप में जब बदल जाता है जब वह देश में बन रहे सभी बांधों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने लग गए थे। यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन केवल और केवल पहले नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ था, सरदार सरोवर बांध से जुड़े हुए मुद्दों से वह बात कर रहा था, लेकिन बाद में वह पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों से जुड़ गया और इस कारण उसका लक्ष्य जो है वह दूरगामी हो गया, उसका लक्ष्य जो है वह सार्वभौमिक हो गया कि पर्यावरण को किस प्रकार से बचाया जाए और किस प्रकार से सरकार यदि ऐसे विकास के मॉडल अपनाती है जिससे कि जनता को नुकसान हो रहा है, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो उसके खिलाफ आंदोलन चलाना हम सभी की जिम्मेदारी हो जाती है। इस कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है और भी व्यापक हो गया था।
तो भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे ही आंदोलनों का उदाहरण है जिसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए थे। यह आंदोलन इसी विशेष मुद्दे को लेकर प्रारंभ हुआ था, यानी कि प्रारंभ में इसका एक विशेष मुद्दा था कि किस प्रकार से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और वहां पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो यह केवल और केवल एक विशेष मुद्दे को लेकर के प्रारंभ हुआ था। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया जब यह विशेष मुद्दा जो है वह सार्वभौमिक कल्याण या सार्वभौमिक मुद्दे से जुड़ गया। तो सार्वभौमिक मुद्दा क्या था? तो उस समय पर जनता के कल्याण और पर्यावरण को नुकसान दोनों ही चीज़ें इससे जुड़ जाती है, यानी कि जनता का कल्याण भी नहीं देखा जा रहा, बहुत सारे लोग विस्थापित हो रहे हैं, यह भी सरकार जो है इसको भी महत्व नहीं दे रही, पर्यावरण को जो हानि हो रही है उसको भी सरकार नहीं देख रही। इस कारण यह जो एक विशेष मुद्दा था वह व्यापक रूप से बढ़ गया। वह विशेष मुद्दा जो है सामान्य मुद्दे और भी जुड़ने के साथ में यह आंदोलन व्यापक बन गया। इसने सभी बड़े बांधों यानी देश में जितने भी बड़े बांध बन रहे थे और विकास के मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए। यानी इस आंदोलन ने, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने देश के सभी बांध जो बन रहे हैं उनके पीछे के उद्देश्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाया, सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाया, सरकार द्वारा अपनाए गए विकास के मॉडल पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जिसमें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित कर दिया गया था। यानी सरकार कह रही थी कि बड़े बांधों का निर्माण होना चाहिए और इस कारण जो है जब बड़े बांधों के निर्माण से इतनी सारी समस्याएं पैदा होने लगी तो नर्मदा बचाओ आंदोलन उन सभी बड़े बांधों पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ऐसे आंदोलनों में नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है, यानी कि यह जो आंदोलन होते हैं तो हम कहेंगे कि यह व्यापक रूप धारण कर लेते हैं, विशेष मुद्दे से प्रारंभ होते हैं लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ जाते हैं। तब इनका जो नेतृत्व होता है बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आने लगता है और इनका संगठन भी मजबूत रूप से सामने आने लगता है। लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। तो हम कहेंगे कि यह आंदोलन के ही प्रकार थे, जिसमें कि कुछ आंदोलनों के विशेष मुद्दे होते हैं, कुछ आंदोलनों के विशेष मुद्दे के स्थान पर सार्वभौमिक मुद्दे होते हैं और यह अपनी अपनी समय सीमा के अनुसार चलते रहते हैं। किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलनों के बरक्स उन आंदोलनों को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं और जिनमें एक से ज़्यादा मुद्दे होते हैं। तो कुछ आंदोलन ऐसे भी होते हैं लंबे समय तक चलने वाले होते हैं और उसमें जो है एक से अधिक मुद्दे होते हैं, जैसे कि पर्यावरण आंदोलन और महिला आंदोलन। और यदि हम महिला आंदोलन की बात करते हैं तो हम कहेंगे महिला आंदोलन में एक से अधिक मुद्दे होते हैं। महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई, महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े हुए मुद्दे इसमें होते हैं, ना कि केवल एक समस्या जो कि महिलाओं को झेलनी पड़ रही है उससे जुड़े हुए यह होते हैं। इस कारण यह लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन जो है ऐसे ही आंदोलनों की मिसाल है, ऐसे ही आंदोलनों के उदाहरण है जब हम बात करते हैं कि यह लंबे समय तक चलते रहते हैं और एक से अधिक मुद्दे इसमें होते हैं। ऐसे आंदोलनों के नियंत्रण अथवा दिशा निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता। तो इस प्रकार के जो आंदोलन होते हैं उसमें नियंत्रण कौन करेगा यह भी स्पष्ट नहीं होता, दिशा निर्देश कौन देगा यह भी स्पष्ट नहीं होता। कोई एक संगठन ऐसा नहीं होता जो कि इन आंदोलनों को संभालता है, इन आंदोलनों की जो प्रक्रिया है उसको निर्धारित करता है, बल्कि एक से अधिक संगठन जो होते हैं वह इन आंदोलनों से जुड़े होते हैं और इस कारण जो है इनके दिशा निर्देशों में भी अंतर होता है। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल हैं। तो यदि हम बात करें ऐसे आंदोलनों की जो कि एक से अधिक मुद्दों की बात करते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, तो हमने पर्यावरण आंदोलन की बात की, यह एक उदाहरण है इसी प्रकार के आंदोलनों का। इनके अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल होते हैं। इनके सबके संगठन अलग अलग होते हैं, नेतृत्व भी अलहदा होता है और नीतिगत मामलों पर इनकी राय भी अलग अलग होती है। यानी पर्यावरण से जुड़े हुए आंदोलन भी बहुत सारे होते हैं, इनमें बहुत सारे संगठन होते हैं, उनकी अपनी अपनी राय होती है, समस्याओं को सुलझाने के अपने अपने पथ और तरीके होते हैं जिन पर उनकी राय अलग होती है, नेतृत्व अलग अलग होता है। इस प्रकार से नीतिगत मामलों पर उनकी राय भी अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से यह पर्यावरण आंदोलन जो कि
व्यापक उद्देश्यों को रखता है, एक से अधिक मुद्दों को उठाते हैं। इनमें बहुत सारे संगठन होते हैं, उन सब की राय अलग अलग होती है। नीतिगत फैसलों की यदि बात की जाए, उनके नेतृत्व भी अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से यह व्यापकता इसमें देखी जाती है। इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के ये साझीदार होते हैं, यानी कि इसमें एक बात जो आम होती है वह यह होती है कि यह सभी एक मुद्दे पर सहमत होते हैं। एक मुद्दा कौन सा होता है? तो एक मुद्दा वह होता है जो कि इनका व्यापक रूप से उद्देश्य होता है, यानी कि इस पर्यावरण आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी संगठन होते हैं, मोटा मोटी तौर पर उनका एक उद्देश्य तो है जिसपे कि वह सहमत होते हैं, और वह होता है पर्यावरण के लिए कार्य करना, पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करना। इस मुद्दे पर वह सभी जो संगठन होते हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए होते हैं, सभी इसमें सहमत होते हैं और इनका दृष्टिकोण एक जैसा ही होता है, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो पथ अपनाते हैं वह दृष्टिकोण जो होता है वह भी एक जैसा ही होता है। इसी कारण इन्हें एक आंदोलन अर्थात पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया जाता है। यानी यही बात होती है कि यह संगठन एक रूप में पर्यावरण आंदोलन के उद्देश्य को लेकर चलते हैं, इस कारण इनको एक नाम दे दिया जाता है पर्यावरण आंदोलन। इस कारण हम कह सकते हैं कि ऐसे भी सार्वभौमिक उद्देश्यों को लेकर के आंदोलन होते हैं जिनमें बहुत सारे संगठन जुड़े हुए होते हैं, जिनके व्यापक उद्देश्य होते हैं, जिनके नेतृत्व अलग अलग होते हैं, जिनकी नीतिगत फैसलों पर राय अलग अलग होती है, लेकिन समस्या को सुलझाने से जुड़ा हुआ जो पथ होता है, जो तरीका होता है, जो दृष्टिकोण होता है वह एक जैसा ही होता है। इस कारण इनको एक आंदोलन के अंतर्गत ही रखा जाता है। कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलनों का एक कमज़ोर सर्वसमावेशी संगठन होता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसे आंदोलनों का संगठन या नेतृत्व हमेशा जो है मजबूत होगा, कई बार या कमज़ोर भी होता है। मिसाल के लिए हम नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट NAPM की बात कर सकते हैं। वह ऐसे ही संगठनों का संगठन है। विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक हैं। यह संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलनों की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम भी करता है। तो इस प्रकार से यह जिसे हम बात करते हैं NAPM की, NAPM ऐसा संगठन है जो अपने देश में अनेक जन आंदोलनों की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम करता है। यानी किसी भी देश में ऐसे भी संगठन होते हैं जिनमें कि उन लोगों को रखा जाता है, वह लोग इसमें एकजुट होते हैं जो कि किसी देश में चल रहे बहुत सारे आंदोलनों के बीच में तालमेल बैठाने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि हम NAPM की बात कर सकते हैं। दबाव समूह और आंदोलन किस प्रकार से राजनीति पर प्रभाव डालते हैं, आइए जानते हैं। यानी कि दबाव समूह और यदि हम बात करें आंदोलन राजनीति में क्या प्रभाव डालते हैं, किस प्रकार से असर डालते हैं, उसी की बात हम करने वाले हैं। तो हमने कहा था दबाव समूह या हित समूह जो है राजनीति में प्रभाव डालते हैं, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करते हैं। क्योंकि हमने बात की थी प्रत्यक्ष रूप से तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से दबाव समूह और आंदोलन जो है वह अप्रत्यक्ष तरीके से राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करते हैं। और राजनीति पर यह कैसा असर डालते हैं, तो हम कहेंगे राजनीति पर इनकी प्रक्रिया के माध्यम से जो है असर हो सकता है। किस प्रकार की यह शैली अपनाते हैं, किस प्रकार की कार्य पद्धति अपनाते हैं, उसी प्रकार का असर राजनीति पर हो सकता है। तो किसी भी देश की राजनीति में उस देश के दबाव समूह और आंदोलन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। यह निर्भर करता है कि इस प्रकार के दबाव समूह किस प्रकार के उद्देश्य रखते हैं, उनकी कार्यशैली किस प्रकार की है और इस प्रकार के आंदोलनों का उद्देश्य क्या होगा। तो यदि हम बात करें कि दबाव समूह और आंदोलन जनता के व्यापक हितों को देख रहे हैं, लोक कल्याण को देख रहे हैं, उस स्थिति में राजनीति पर यह सकारात्मक असर डालेंगे और सत्ता में आने वाले जो भी दल होंगे, सत्ता में आने वाले जो भी सरकार जो बनाएंगे, वो उन सभी लोगों को प्रभावित करते हुए लोक कल्याण को सर्वोपरि मानने के लिए बाध्य कर सकते हैं। लेकिन कई बार यह दबाव समूह और आंदोलन जो है नकारात्मक भूमिका भी निभा सकते हैं, जब इनके हित जो होंगे वह स्वार्थी हितों में बदल जाते हैं। यानी कि दबाव समूह जो है स्वार्थी हितों को लेकर के जब बनाए जाएंगे, आंदोलन जब कुछ लोगों के द्वारा बना करके कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे कि सर्व कल्याण की बात उसमें निहित नहीं होगी, उस स्थिति में राजनीति पर यह नकारात्मक असर भी डाल सकते हैं। तो यदि आंदोलन और दबाव समूह लोकतंत्र में
समस्त जनता के कल्याण के लिए कार्य करने वाले होते हैं, कार्य करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, उस स्थिति में यह राजनीति में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। तो दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पे कई प्रकार से असर डाल सकते हैं, जैसे कि दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने बात की थी लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में जनता का समर्थन किसी भी संगठन के लिए आवश्यक होता है। जनता का समर्थन किसी भी दल के लिए, किसी भी समूह के लिए आवश्यक होता है यदि उसे प्रभावित करना है किसी राजनीतिक प्रक्रिया को, किसी राजनीतिक फैसले को। तो यदि किसी दबाव समूह या आंदोलन में जनता नहीं जुड़ी हुई है तो उस स्थिति में वह दबाव समूह और आंदोलन जो है राजनीतिक फैसलों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने का सदैव प्रयास करते हैं। इसके लिए वह सूचना अभियान चलाते हैं, यानी कि जनता को सूचनाएं देते रहते हैं, जनता को अवगत कराते रहते हैं कि किस प्रकार की मांगें दबाव समूहों की है, किस प्रकार की मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। तो इस कारण से सूचना अभियान जो है इस प्रकार के चलाए जाते हैं दबाव समूहों और आंदोलन के द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए। बैठक आयोजित की जाती है, अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है, जिससे कि जनता का समर्थन और सहानुभूति दबाव समूहों या आंदोलनों को प्राप्त हो सके। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो हम कहेंगे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है मीडिया, और इसके माध्यम से भी जनता की मानसिकता को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, जनता की सहानुभूति को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे जो अधिकतर समूह होते हैं मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मुद्दों पर मीडिया भी ज़्यादा ध्यान दे और मीडिया के माध्यम से वह जनता को भी अवगत करा सके, मीडिया के माध्यम से वह सरकार पर भी दबाव बना सके। ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाजों में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा भी लेते हैं। यानी कि लोकतंत्र की बात हो रही है, लोकतंत्र में अलग अलग समूहों की अपनी अपनी मांगें होती हैं, हित होते हैं और दृष्टिकोण नज़रिए होते हैं। और इस स्थिति में सरकार में बैठे लोगों को अपने हितों से अवगत कराने के लिए और जनता का समर्थन भी प्राप्त करने के लिए दबाव समूह और आंदोलन जो होते हैं वह क्या करते हैं, अक्सर हड़ताल करते हैं, सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करते हैं और अपने मुद्दों के लिए जनता के साथ साथ सरकार को भी आकर्षित करने का कार्य करते हैं। मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ तथा अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो जाए। तो इस प्रकार से यह जो दबाव समूह होते हैं या फिर जो आंदोलनकारी समूह होते हैं वह क्या करते हैं, ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो जाए, सरकार मजबूर हो जाए कि आप हमारे हितों के ऊपर ध्यान दें ताकि हमारे हित जो है वह सरकार तक पहुंच करके सरकार उन हितों को ध्यान में रख करके नीतियों का निर्माण कर सके। तो इस प्रकार से इनमें कौन कौन से ऐसे समूह शामिल हो सकते हैं, मजदूर संगठन इसमें शामिल हो सकते हैं, कर्मचारी संघ, अधिकतर आंदोलनकारी समूह, ये सब जो है यह ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि यह सरकार को प्रभावित कर सके। तो इस प्रकार से यह सभी संगठन जो हैं ये सदैव यह प्रयास करते हैं कि वह अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा सकें और उनकी मांगों की तरफ सरकार को बाध्य करें कि वह ध्यान दे। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट भी नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित भी करते हैं। तो व्यावसायिक समूह इसमें और भी ज़्यादा अलग तरीके से कार्य करने का प्रयास करते हैं, वह लॉबिंग का कार्य करते हैं और लॉबिंग के साथ साथ वह विज्ञापन भी जो है उनका भी प्रयोग करते हैं, महंगे विज्ञापनों को प्रयोजित भी करते हैं और इसके माध्यम से वह सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और लोकतंत्र में इस प्रकार की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत भी करते हैं। यानी कि यह जो दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, उनको
कई सारे समितियों और निकायों का सदस्य भी बनाया जाता है, जहां पर उनकी राय जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। उनकी रायों को सरकार के द्वारा लिया जाता है, उनसे सलाह मशविरा किया जाता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं फिक्की जैसे व्यावसायिक संगठन की, तो दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने का कार्य करते हैं, सरकार को राय देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत भी करते हैं। यद्यपि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, क्योंकि हमने बात की यह अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के फैसलों को प्रभावित करते हैं, तो दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन यह दलीय राजनीति से कई बार जुड़े हुए भी दिखते हैं, उनसे प्रभावित भी दिखते हैं। तो सीधे रूप से यह दलीय राजनीति में भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालने का प्रयास हमेशा करते हैं। यानी कि यह दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह जो होते हैं कई बार राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। अधिकतर आंदोलन जो किए जाते हैं वह किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होते, सीधे रूप से किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है, उनका एक राजनीतिक झुकाव हमें देखने को मिलता है। यानी कि यह दबाव समूह जो हमें देखने को मिलते हैं या फिर यह जो आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं, यह सीधे तौर पर नहीं किसी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन कई बार यह देखने को मिलता है कि इनका एक राजनीतिक झुकाव होता है, इनका किसी पार्टी के लिए कोई झुकाव होते हुए हमें दिखता है, जो कि आवश्यक है, जो कि अवश्यंभावी और स्वाभाविक है। आंदोलनों की राजनीतिक विचारधारा होती है, क्योंकि हम कह रहे हैं लोकतंत्र में आंदोलन किए जाते हैं, लोकतंत्र में दबाव समूह होते हैं, और आंदोलनों की यदि बात की जाए तो राजनीतिक विचारधारा इनकी होती है। इनके कल्याण के लिए कौन सा दल जो है वह नीतियों का निर्माण कर सकता है, यदि वह सत्ता में आता है, तो इस प्रकार से इनका झुकाव उसी दल के लिए हो जाता है। तो आंदोलनों की राजनीतिक विचारधारा होती है और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष भी होता है। यानी देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन पर इनका एक राजनीतिक पक्ष होता है, राजनीतिक नज़रिया होता है, और उस राजनीतिक नज़रिए को जो भी दल प्राथमिकता देता है, इन दबाव समूहों और आंदोलनकारी समूहों का झुकाव उसी दल के प्रति हो जाता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का संबंध यदि हम कहें तो इसमें भी एक संबंध देखने को मिलता है। यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच में भी हमें एक संबंध देखने को मिलता है। जैसे हम बात कर सकते हैं भारत की, तो भारत में भी कई सारे दबाव समूह हैं जो कि किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति झुकाव रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि यह पार्टी सरकार में आती है तो उनके कल्याण को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से ऐसे दबाव समूह जो है राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हमें दिखते हैं। यह संबंध यानी राजनीतिक पार्टी और दबाव समूह का जो संबंध है कई रूप धारण कर सकता है, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं। यानी कि दबाव समूह कौन बनाती है? दबाव समूह कोई राजनीतिक पार्टी ही बनाती है, अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं, या फिर इस दबाव समूह को यदि या तो कोई पार्टी के द्वारा यह बनाया जाता है, या फिर यह जो दबाव समूह है इसका जो नेता है वह किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होता है, ऐसा भी होता है, या फिर उनका जो नेतृत्व होता है, जो उनका नेतृत्व होता है वह राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं, यानी कि वह किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक ब्रांच या शाखा के रूप में भी कार्य करते हैं। ऐसे भी दबाव समूह हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम कर सकते हैं भारत की बात। भारत में भी ऐसे दबाव समूह हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी की एक शाखा के रूप में कार्य करते हैं, एक ब्रांच के रूप में कार्य करते हैं। तो भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं या उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से होती है। तो हम इसके उदाहरण के रूप में बात कर सकते हैं ABVP की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि कौन सी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है? तो वह भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीतिक दल, उससे जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें NSUI की, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, यह भी जो है एक छात्र संगठन है, और यह किसके द्वारा है बनाया गया? तो यह कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही बनाया गया है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि यह दोनों ही जो है अपने अपने छात्र संगठन रखते हैं, और अपने अपने छात्र संगठनों के माध्यम से यह ऐसे नेताओं
को बनाते हैं, ऐसे नेता इन छात्र संगठनों के माध्यम से आगे आते हैं जो कि छात्र राजनीति से जुड़े हुए होते हैं। और छात्र राजनीति से जुड़े हुए होने की वजह से यह आगे आकर के अपने संगठन से ऊपर आकर के यह इस राजनीतिक पार्टी में आगे आ जाते हैं, उस राजनीतिक पार्टी से बाद में जुड़ जाते हैं। जब छात्र राजनीति से वह ऊपर उठ जाते हैं तब वह राजनीतिक दल में आ जाते हैं और राजनीतिक दल में वह बड़े पद पर आसीन हो जाते हैं। और उसके पश्चात वह चुनाव प्रक्रिया, जो कि हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, उस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं और यदि वह जीत जाते हैं तो सरकार भी बनाते हैं। तो इस माध्यम से यह प्रक्रिया चलती रहती है जब हम छात्र संगठनों की बात करते हैं और मजदूर संगठनों की बात भी करते हैं। इसी प्रकार की प्रक्रिया मजदूर संगठनों में भी देखने को मिलती है। मजदूर संगठन जो होते हैं वह भी किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए होते हैं। तो भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए होते हैं या उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से होती है। ऐसे दबाव समूहों के अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। तो यह आंदोलन जो है वह किसी पार्टी का निर्माण भी हमें करते हुए दिखते हैं, यानी आंदोलन प्रारंभ में हो रहा था और बाद में वह एक पार्टी का निर्माण कर देता है। और इसका भी उदाहरण हमें देखने को मिलता है जब हम असम गण परिषद की बात करते हैं। तो उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया था और जब इस आंदोलन की समाप्ति होती है, यानी यह आंदोलन जब खत्म होता है, जब विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन जब चलाया तो जब वह समाप्त हो जाता है तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया था। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि कभी कभी कोई आंदोलन राजनीतिक दल का रूप भी ले लेता है। और इसी तरीके का उदाहरण और है जब हम कहते हैं 1930 और 1940 के दशक की बात हम करते हैं, जिसमें तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन चले थे और इन समाज सुधार आंदोलन को चलने के पश्चात ही AIADMK और DMK जैसी पार्टियां आगे चल करके बन जाती हैं। इन्हीं सुधार आंदोलनों के परिणाम स्वरूप DMK और AIADMK जैसी पार्टियों का निर्माण भी होता है। तो DMK और AIADMK जैसी पार्टियों की जड़ें इन समाज सुधार आंदोलनों में ढूंढी जा सकती है, जो कि 1930 और 1940 के दशक में तमिलनाडु में चलाए गए थे। और इसी कारण इन दो पार्टियों का निर्माण हुआ था। इन दो पार्टियों की जड़ें जो हैं इन समाज सुधार आंदोलनों में ही छुपी हुई मिलती हैं। अधिकांशतया दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं। यानी कि दबाव समूह और राजनीतिक पार्टी सीधे तौर पर जुड़े हुए होते हैं ऐसा नहीं है, कई बार यह विरोधी भी होते हैं। फिर भी इनके बीच में एक संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। आंदोलनकारी समूहों ने नए नए मुद्दे उठाए हैं और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया है। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूहों से आते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं वह दबाव समूहों से ही आकर के इनमें नेताओं का रूप धारण करते हैं। नेताओं के रूप में वह अपनी जो है गतिविधियों को अंजाम देते हैं अथवा आंदोलनकारी समूहों से आते हैं। तो राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वह इन्हीं नेतृत्वकारी समूहों से आते हैं। वह या तो किसी आंदोलन में अपनी भूमिका निभा चुके होते हैं या फिर वह दबाव समूह का हिस्सा रह चुके होते हैं। क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? अंत में यह प्रश्न आता है अध्याय के अंत में। जब हम बात करी, हमने विस्तार से बात की दबाव समूहों की, हमने आंदोलन की बात की, तो ये किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? क्या यह सकारात्मक होती है या नकारात्मक होती है? तो दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव किस प्रकार के होते हैं? क्या यह सकारात्मक होते हैं? प्रारंभिक तौर पर यह लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की यह नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक ही तबके के हितों को यह आगे रख रहे हैं, एक ही तबके की मांगों को यह जो है आगे सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार के हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं होते। लोकतंत्र में किसी एक तबके के नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। हम कह रहे हैं लोकतंत्र जनता का कल्याण सर्वोपरि है। इस कारण एक ही तबके के हितों को यदि कोई दबाव समूह रखता है तो वह हितकर नहीं हो सकता, वह उस लोकतंत्र के लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता। लोकतंत्र में किसी एक तबके के नहीं सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए, सर्व कल्याण की बात होनी चाहिए, जनता के
सर्वाधिक कल्याण के लिए कार्य करने वाले हित समूह होने चाहिए। यह भी संभव है कि दबाव समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन वे जिम्मेदारी से बचना चाहते हों। यह स्थिति भी सामने आती है कि वह सत्ता का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं लेकिन वह कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है लेकिन यह समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। तो राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है और इस कारण वह जो है जवाबदेह होते हैं। वह इस चीज़ का महत्व भी समझते हैं कि उन्हें यदि कोई कार्य उन्होंने जनता के पक्ष में नहीं किया तो जनता जो है आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में उनसे प्रश्न पूछ सकती है। लेकिन दबाव समूह जो है वह इस प्रकार के दबाव में नहीं होते। इस कारण उनके उद्देश्य जो होते हैं वह स्पष्ट भी नहीं होते, वह बाध्य भी नहीं होते कि वह जनता के कल्याण को आगे रखें। लेकिन राजनीतिक दल जो होते हैं वह बाध्य होते हैं, इस कारण उनको जनता के कल्याण के लिए कार्य करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों और दबाव समूहों में एक अंतर है कि दबाव समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, इस कारण वह किसी भी कार्य पद्धति और उद्देश्य को मान सकते हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक दल यदि आप बना रहे हैं, यदि आप राजनीतिक दल को अपने देश में देखते हैं तो वह जनता के प्रति जवाबदेह होता है और इस कारण उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है, वह इस उद्देश्य को लेकर के कार्य करने लगता है। संभव है कि दबाव समूहों और आंदोलनों को जनता से समर्थन अथवा धन ना मिले। ऐसा भी होता है कि जनता जो है समर्थन ना करे या फिर उनको जो है धन का समर्थन भी ना दे। तो इस प्रकार से जनता कई बार इसको धन भी नहीं देती और समर्थन भी नहीं देती। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूह को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो लेकिन उनके पास धन ज़्यादा होता है और यदि उनके पास धन ज़्यादा होता है तो इस प्रकार का माहौल वह बना सकते हैं कि किस कारण वह आंदोलन कर रहे हैं, किस प्रकार से वह सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तो यदि वह धन अधिक रखते हैं तो वह एक प्रकार का माहौल बना सकते हैं और सरकार को प्रभावित आसानी से कर सकते हैं, चाहे वह जन कल्याण की बात नहीं कर रहे हों, चाहे उनके मुद्दों में समस्त जनता का कल्याण नहीं हो। लेकिन यदि उनके पास धन होता है तो वह आसानी से सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। तो दबाव समूह को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो ऐसा हो सकता है, लेकिन यदि उसके पास में अधिक धन होता है तो वह इस धन के बलबूते अपने संकुचित एजेंडे जो कि कुछ लोगों के कल्याण या कुछ लोगों के हितों और मांगों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं, पर वे सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाते हैं। क्योंकि उस स्थिति में उनके पास जब धन ज़्यादा है तो वह मीडिया को प्रभावित कर सकते हैं, वह जनता की मानसिकता में भी इस प्रकार से वह सभी के कल्याण के हितों को ध्यान में रखकर चल रहे हैं, इस प्रकार की मानसिकता का निर्माण भी जनता के बीच में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब धन अधिक होगा तो वह अपने आसपास ऐसा माहौल बना लेते हैं कि सरकार को भी उनके पक्ष में नीतियां बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है और जनता का समर्थन यदि प्राप्त नहीं भी होता तो उस स्थिति में भी वह इस प्रकार का माहौल बना देते हैं कि जनता जो है उन्हीं के पक्ष में है, जनता उन्हीं की मांगों को समर्थन दे रही है। लेकिन थोड़ा संतुलित नजरिया अपनाएं तो स्पष्ट होगा कि दबाव समूह और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ अधिक मजबूत हुई है। यानी कि तमाम प्रकार की आलोचनाओं के बाद में हम यह ही कहेंगे कि लोकतंत्र में दबाव समूह बहुत आवश्यक है, लोकतंत्र में आंदोलन होना बहुत आवश्यक है और इनके माध्यम से जनता जो अलग अलग समूहों से जुड़ी हुई है, जिनके अलग अलग हित होते हैं, जिनकी अलग अलग मांगें होती हैं, अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं, उन सभी के हितों और समस्याओं को इन दबाव समूहों और आंदोलन के माध्यम से लोकतंत्र में सरकार तक पहुंचाया जा सकता है। इस कारण समस्त आलोचनाओं को हम एक तरफ रख सकते हैं, लेकिन दबाव समूह और आंदोलन जो है लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा निभाते हैं। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं होती, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। तो जिस प्रकार से दबाव समूह और आंदोलन शासक पर यानी कि सरकार पर, सत्ता में बैठे लोगों और नेताओं पर जो दबाव बनाती है, उसके माध्यम से जो है लोकतंत्र और भी मजबूत ही होता है। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती हैं। तो इस प्रकार से यदि दबाव समूह नहीं होंगे, आंदोलन नहीं होंगे, तो सरकार थोड़े से लोग जो कि शक्तिशाली लोग हैं, जो कि सरकार को किसी भी कारण से प्रभावित कर देते हैं, उनके दबाव में आ जाती है। और इस कारण यदि दबाव समूह और आंदोलन नहीं हुए तो यह दबाव वाली सरकार जो है वह जनता के कल्याण को एक तरफ रख के कुछ खास समूह जो कि शक्तिशाली समूह हैं उनके हितों के लिए कार्य करना प्रारंभ कर सकती है। इस कारण दबाव समूह जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस कारण जो है आंदोलन जो है महत्वपूर्ण
हो जाते हैं। जनसाधारण के हित समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की जरूरतों तथा सरोकारों से सरकार को अवगत कराते हैं। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं दबाव समूह क्यों महत्वपूर्ण है, आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता के सरोकार क्या हैं वह इनके माध्यम से ही सरकार तक पहुंच पाते हैं। वर्ग विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वर्ग विशेष से जुड़े हुए हित समूह जो हैं वह सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हो तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। तो सरकार को चाहिए कि किसी भी तरीके से उस देश में, उस समाज में जितने भी समूह हैं उन सभी के हितों को ध्यान में रख करके सार्वभौमिक कल्याण के लिए नीतियों का निर्माण करे। इसलिए वर्ग विशेष से जुड़े हुए हित समूह जो हैं उन सभी की बातों को सुने, साथ ही साथ वह विभिन्न समूह जो सक्रिय हैं उनकी बातों को भी सुने। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार में दबाव डालेगा, यानी कि अब एक संतुलन का निर्माण हो जाएगा। जब बहुत सारे समूह हैं वह सरकार को कहेंगे कि हमारे हित में नीतियों का निर्माण करें, इस कारण सरकार को एक संतुलित नीति बनाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसमें कि सभी अलग अलग वर्ग विशेषी हित समूहों से जुड़े हुए कार्य होंगे। सभी वर्ग विशेषी हितों से जुड़े हुए समूहों की बातों को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण होगा। तो इस स्थिति में जो है एक संतुलन हो जाएगा। नीतिकारों को उस तरह से नीतियों का निर्माण करना होगा जिसमें सभी के हित जो होंगे वह ध्यान में रखे जाएंगे। इस प्रकार समय समय पर सरकार को भी यह जानकारी मिलती रहती है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं, समाज के जितने भी समूह हैं जिनके की अलग अलग उद्देश्य हैं वह क्या चाहते हैं। तो इस प्रकार से उस देश में जितने भी समूह हैं, हित समूह हैं, वर्ग विशेषों के हित समूह हैं, वह सरकार पर अलग अलग तरीके से दबाव बनाते हैं, सरकार को उनके पक्ष में नीतियों को बनाने के लिए बाध्य करते हैं और इस स्थिति में सरकार उन सभी के विशेष हितों को ध्यान में रखकर एक संतुलित नीति बना सकती है और इस तरीके से दबाव समूह और आंदोलन जो है लोकतंत्र में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं यह तभी पता चलता है जब यह सभी दबाव समूह सक्रिय होते हैं, यह सभी जो है आंदोलन सक्रिय रूप से किए जाते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच में सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव हो पाता है, जो कि लोकतंत्र में बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से शक्ति संतुलन के लिए, सामंजस्य बैठाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दबाव समूह, आंदोलन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 5 में जनसंघर्ष की बात की, हमने आंदोलन की बात की और इसमें हमने कई सारी प्रक्रियाओं को देखा। हमने 2 देशों की प्रक्रियाएं देखी, 2 देशों में किस प्रकार से आंदोलन हुए थे, किन उद्देश्यों को लेकर के हुए थे, कौन कौन से संगठन इसमें शामिल होते हैं, इन सभी की बात भी उदाहरण के द्वारा की थी। मिलते हैं इस अध्याय के अगले भाग में। धन्यवाद।